नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां हाथरस नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में मौजूद सभा सदस्यों ने नगर में काम न होने को लेकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने शहर में विकास कार्य और जन समस्याओं पर ध्यान न देने के आरोप लगाए। वहीं हंगामे के बीच इस प्रस्ताव पास हुए, इसे लेकर चेयरमैन ने कहा कि जब तक बोर्ड बैठक में हल्ला गुल्ला न हो तब तक कैसी बोर्ड बैठक। इस बैठक की में 8 से 9 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। सर्दी में शहर में अलाव और कंबल के साथ शहर की 10 सड़कों के निर्माण किए जाएंगे। बोर्ड बैठक का तो मतलब यही होता है कि सदन में जब तक हल्ला गुल्ला ना हो, जब तक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करें, तो वो भी नहीं दिखाई देता है कि बोर्ड बैठक हुई। लेकिन उसमें सभ्यता, उसमें डिसिप्लिन, अपनी बातों को तरीके से रखना और संबंधित अधिकारी से उन सवालों का जवाब लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आज हमने जो बोर्ड बैठक की, उसमें लगभग हमारे सभी 8-9 प्रस्ताव थे जो कि हमारे सब पास हुए, सर्वसम्मति। बुलंदशहर के खुर्द तहसील क्षेत्र में बिजली विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। यहां बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर बिजली कर्मी उपभोक्ताओं के घर से मीटर उखाड़ कर ले गए। 1 दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं के बिजली मीटर उखाड़े गए हैं, जिसमें क्षेत्र की बिजली उपभोक्ता नाराज नजर आ रहे हैं। पावर कॉर्पोरेशन के अफसरों के मुताबिक 1 लाख से अधिक बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई है। इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से लॉन्ग अनपेड मतलब जो काफ़ी लंबे समय से बिल बकाया थे, जमा नहीं कर रहे थे, उनके जो है बार बार कहने पर OTS स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और सरचार्ज का छूट का जो है फ़ायदा लेते हुए जमा करने के लिए कह रहे थे। 31 दिसंबर जो है निकल गया, जनवरी आ गई, लेकिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराए और ना जमा करने को तैयार हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के हमने आज प्रवर्तन दल बुलंदशहर के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग की और जो लंबे बकायेदार थे उनके मीटर परिषद से उखाड़े। जो नहीं जमा करना चाह रहे थे उनके साइड पर कुछ लोगों ने बिल भी अदा किए हैं, रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं, और जिन्हें नहीं कराए उनके मीटर उखाड़ करके PD की कार्रवाई की है। हरदोई के गांधी भवन के पास स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंगलवार रात अचानक सायरन बजने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और बैंक कर्मी मौके पर पहुंचे, जहां जांच में पाया गया कि टेक्निकल खराबी के चलते अलार्म बज रहा था। जिसके बाद बैंक कर्मियों ने अलार्म को बंद कराया। क्षेत्र अधिकारी अंकित मिश्रा ने बताया कि पुलिस गश्त कर रही थी, उसी समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में अचानक अलार्म बजने लगा, जिसके बाद बैंक को खुलवाकर पूरी चेकिंग की गई। तो मैं एकदम यहाँ ब्रांच के अंदर आया और मैंने ब्रांच खुलवाई। तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, खाली सारन इसलिए बजा था कि यहाँ पर कोई चूहा आया होगा या चूहे की वजह से कुछ सारन बजा होगा। बाकी हमने ब्रांच चेक कर लिया, हम जैसी ब्रांच छोड़ गए थे वैसी ब्रांच अभी है, और ऐसी कुछ आपत्तिजनक बात नहीं है, ऐसी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी और सब चीज़ें ठीक हैं। हमें जो भी पुलिस वाले यहाँ पर खड़े थे पहले, मैं उनको क्या बोलते थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उस तरीके से उन्होंने सेफ्टी कंसर्न रख के यहाँ पर आए एंड उन्होंने ब्रांच को देखा है, हमारे साथ अभी तक खड़े। कोतवाली शहर में एक क्षेत्र पड़ता है गांधी भवन, यहाँ पर पुलिस गश्त कर रही थी, तभी उसको एक बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांधी भवन ब्रांच है, इसमें एक अलार्म बजने की आवाज़ आई। इस पर तुरंत कोतवाली शहर की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और उसने वहाँ के संबंधित बैंक जो ब्रांच मैनेजर है उनको फ़ोन किया गया। बैंक कर्मी लोग आए और पूरा प्रॉपर चेकिंग की गई कि अलार्म क्यों बजा था, और फिर उसमें बैंक में चेकिंग के बाद ये निष्कर्ष निकला कि किसी टेक्निकल समस्या की वजह से ये अलार्म बजा था। बुलंदशहर में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूटपाट करने वाले लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए और 3 अन्य बदमाशों को पुलिस ने नाकेबंदी कर गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 2 बाइक, तमंचे, चेकबुक, ATM कार्ड और 51,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बता दें कि लुटेरे ने 5 जनवरी को BOI के ग्राहक सेवा के संचालन के साथ 1,90,000 की लूट की थी। तो पुलिस के द्वारा रुकने का इशारा किया गया, इस पर दोनों व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में दोनों व्यक्ति घायल हो गए हैं। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम निशांत निवासी सूरजपुर नोएडा
एवं शिवम निवासी शाहपुर मुजफ्फरनगर बताया है। एवं यह भी बताया है कि दिनांक 5 जनवरी 2025 को एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ लूट इनके द्वारा कारित की गई थी। इनकी निशानदेही पर इनके 3 अन्य साथी, जिनका नाम धर्मवीर, अनुज निवासी सिकंदराबाद एवं रवि निवासी परीक्षितगढ़ मेरठ को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूट के 50,100 रुपए, घटना में प्रयुक्त 2 बाइक, 1 पिस्टल, अवैध तमंचा एवं कुछ जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। चलिए आपको सीधा लिए चलते भोपाल, जहां पर राज्य स्तरीय युवा महासभा के समापन समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन केंद्रों के रूप में मध्य प्रदेश को स्थान दिया, जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के कोड करके अपने भाषण में इस गौरव को दिया है। इसलिए सरकार समान रूप से पर्यटन सहित सभी सेक्टर में काम कर रही है। इसके पहले आज हमने महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल राज्यपाल जी के साथ आज उच्च शिक्षा सहित सभी प्रकार के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले मंत्रालयों के आधार पर चलने वाले सभी विश्वविद्यालय की संयुक्त मीटिंग ली है और हमने तय किया है कि हमारे सभी प्रकार के विश्वविद्यालय रोजगार परक कोर्स पे ज्यादा जाएंगे। हमारे अपने राज्य में नवीनतम पाठ्यक्रम का समावेश करेंगे और खास करके अपनी अपनी सीमाओं के बाहर जाकर नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में हमारे सभी प्रकार के कोर्स जो एग्रीकल्चर, मेडिकल और अन्य रेडी टेक्नोलॉजी के सभी यूनिवर्सिटियां सभी रूप से पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगी। और मुझे संतोष है आज बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में हमने इस निर्णय को लागू करने की बात कही है। साथ ही साथ हमारे सभी 2 तरह के विश्वविद्यालय माने जाते थे, एक प्राइवेट विश्वविद्यालय और एक सामान्य विश्वविद्यालय। तो सामान्य विश्वविद्यालय नहीं होते, वो भी शासकीय विश्वविद्यालय है। इसलिए हमने कहा कि शासकीय विश्वविद्यालय के समान हमारे सभी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, सरकार जो उच्च शिक्षा के शासकीय प्राध्यापक गणों को जो सुविधा देती है, उसी के समान हमारे विश्वविद्यालय के भी ये सभी शिक्षा के जुड़े हुए लोगों को सरकारी विश्वविद्यालय की तरह उनको मान्यता देगी और उनके अपने विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में हम सब संभावनाओं का एक बड़ा एक आकाश तलाश रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार परक शिक्षा से वो परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सके और मध्य प्रदेश का शैक्षणिक जगत देश के अग्रगण्य राज्यों में शामिल हो। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज ये मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली मध्य प्रदेश रही है। भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में नारायण नाम धाम पर हुई है। भगवान श्री कृष्ण की माता रुक्मणी के हरण के टाइम धार के पास अमजेरा में रुक्मणी के भाई से भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान की विजय हुई थी और भगवान श्री कृष्ण को जाना पाओ वो स्थान इंदौर के पास का, जहां परशुराम जी ने श्री सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को दिया था। अर्थात कई ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग हमारे इतिहास में है जिसके कारण से मध्य प्रदेश से भगवान कृष्ण का संबंध आता है। तो हमारी सरकार ने तय किया था ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे और भगवान के मध्य प्रदेश से आने जाने वाले मार्गों को पाथे करके विकसित करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से हमारा भी फर्ज बनता है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली
मथुरा, वृंदावन, गोकुल जाकर के हमारे अपने देवता के प्रति नमन भी करें और भविष्य में ये जो हमारा धार्मिक पर्यटन का एक नया क्षेत्र बनने वाला है, उस क्षेत्र की संभावना पे वहाँ के विद्वानों से भी मिले, संत महंत ऋषिगणों से भी बात करें, ताकि भविष्य में ये जो तीर्थ बने उस तीर्थ में सबकी भावनाओं का समावेश हो सके। मेरी अपनी ओर से गोपाल कृष्ण के उस जीवन को नमन, जिस आधार पर उनने दुनिया में श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की, जो जीते जी शिष्य से गुरु तक के महान सफर की ओर जाकर के एक विराट व्यक्तित्व का प्रदर्शन सबके सामने करते हुए आदर के साथ भगवान कृष्ण की लाखों करोड़ भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत श्रद्धालुओं के लिए वो पूजनीय रूप में आए। मैं पुनः एक बार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मंत्रीगणों की ओर से, जनता की ओर से भगवान कृष्ण के उस आदर्श जीवन को धारण करके सरकार के उस संकल्प को गौरवान्वित और दोहराने के लिए प्रस्तुत हूं कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के पाथे को बहुत जल्दी आकार साकार रूप देंगे। तो भोपाल से आप सीधी तस्वीरें लाइव देख रहे थे, जहां पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए थे। चलिए अब बढ़ते खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला ने अपने 6 बच्चों और पति को छोड़कर कथित तौर पर एक भिखारी के साथ फरार हो गई। वो मामला हरपालपुर थाना क्षेत्र के पास के गाँव का है। महिला के पति ने बताया कि हरपालपुर थाना क्षेत्र में एक गाँव में सांडी थाना क्षेत्र में रहने वाला नन्हे पंडित हरपालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में भीख मांगने आया हुआ था। इसी दौरान उसकी महिला से जान पहचान हुई। 3 फरवरी को महिला अपनी बेटी को साथ कपड़ा और सब्जी खरीदने की बात कहकर घर से रुपए लेकर चली गई और वापस नहीं आई। यह प्रकरण ग्राम लमकन हरपालपुर थाना क्षेत्र का है। दिनांक 5 जनवरी 2025 को आवेदक राजू द्वारा एक नामजद तहरीर दिया गया कि उनकी पत्नी राजेश्वरी कहीं चली गई है, जिसके संबंध में थाना हरपालपुर में अभियोग पंजीकृत है। आज महिला अपहृता बरामद हो गई। इनका बयान अंकित किया जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। पीलीभीत के कोतवाली पुरनपुर गेट पर पुलिस और मृतक युवक के परिजनों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पुरनपुर मोहल्ला का रहने वाला सागर घर से लापता हो गया था। रविवार को युवक का शव नाले में पड़ा मिला। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर कोतवाली गेट पर हंगामा किया। परिजन चौकी इंचार्ज को हटाने और हत्या का खुलासा करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। वहीं पुलिस महिला सहित कई लोगों को थाने खींच कर ले आई। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज आकर महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। इसी बीच लेटे हुए हनुमान जी के पुजारी लोमस महाराज से टीवी 24 के संवाददाता रोहित रस्तोगी ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महाकुंभ 2025 भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है। जहाँ बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें हिस्सा लिए हुए हैं, क्योंकि पूरा सहयोग उत्तर प्रदेश का है। आप बात कर लो उत्तर प्रदेश जो 12 वर्ष के बाद महाकुंभ होने वाला है, कहीं ना कहीं जो सनातनी हैं उनको उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हम इस समय मौजूद है प्रयागराज में, हमारे साथ मौजूद हैं लोमस महाराज जी लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पास। हम यहाँ पे मौजूद उनसे बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका T24 में। जिस तरीके से देखा जाए महाकुंभ का महाआयोजन किया जा रहा है, बहुत उत्साह है लोगों में। जो महाकुंभ 12 वर्षों बाद हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसे कुछ जो यहाँ पूजन यज्ञ किए जा रहे हैं, क्या कुछ खास रहेगा इसमें? यहाँ खास यही है कि जगह जगह से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। एक तो क्या है, यहाँ पे हमारी तीनों नदियों का संगम है, पास में ही हमारे लेटे हनुमान जी हैं। तो यही है कि इसी आस्था की वजह से हमारे संत महात्माओं का सम्मेलन होता है और हवन यज्ञ पूजन पाठ होते हैं लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और इससे क्या है, हमारे एक वातावरण पवित्र होता है। जहाँ हवन यज्ञ वगैरह होता है, ये हमारे देश के लिए, सुख शांति के लिए ये सब की जाती हैं। लोगों की वृत्तियाँ जो आजकल देख रहे हैं आप, तो इस कुछ तो कोई करेगा ही।
बाकी सब लोग जब कुछ उधर उल्टे कामों में लगे विलुप्त हैं तो कुछ इसमें संतुलन बन भी जरूरी है। महाराज जी 2025 के जो महाकुंभ है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य संदेश देना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर सनातनीय धर्मों को? उद्देश्य क्या है, यही है कि अपना भाईचारा बना के रखें क्योंकि बटने में तो कुछ नहीं रखा है। जितना साथ में रहेंगे सब लोग उतना ही सबके हित के लिए अच्छा है। हमारे साथ लेटे हुए हनुमान जी और बड़े हनुमान जी मंदिर के जो महंत हैं लोमस जी वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका साफ तौर पे कहना है जो युवा और इस तरीके से सनातनी धर्म के लोग हैं जो भटकते हुए जा रहे हैं वो इस महाकुंभ में एकत्रित होकर एकता का प्रतीक दिखा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ मैं रोज उसकी टीवी 24 लखनऊ। वहीं कानपुर में नियुक्ति के नाम पर करोड़ों का स्कैम करने का मामला सामने आया है। राज्य कर विभाग में नियुक्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। अभियुक्तों से 6-6 लाख रुपए लेकर जूनियर क्लर्क पर के फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। ज्वाइनिंग लेटर डेट पर आने पर उन्हें मामले की जानकारी हुई। जीएसटी विभाग के ग्रेड 1 ऑफिसर्स ने मामले की जानकारी दी। ऐसे में गुस्साए अभ्यर्थियों ने कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। हाँ, ये आयुष कुमार जी हमारे स्टाफ के साथ में आए थे, पत्र दिखाया था, वो फर्जी है क्योंकि अब सभी लोग अवगत हैं विभाग में कोई डायरेक्ट नियुक्तियां नहीं की जाती। काफ़ी साल पहले से ही जो भी नियुक्तियां होती भी हैं वो एक चयन आयोग बना हुआ है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसके माध्यम से होती हैं और वहीं से कमिश्नर ऑफिस से ही जब भी अधिकृत किया जाता है तो वहाँ से आदेश होते हैं और नियुक्ति पत्र जारी होते हैं। इधर ये जो नियुक्ति पत्र दिखा रहे हैं समथिंग किसी जैसी जो बहुत पहले कभी रहे होंगे यहाँ पे, उनसे उनका कहीं फर्जी बना करके लाए हैं। यहाँ पर कोई नियुक्ति हुई नहीं है और न हमें कोई जानकारी है इस चीज़ की। निश्चित रूप से कहीं लग रहा है ठगे गए हैं, उनको अपनी विधिक कार्रवाई उसके हिसाब से करानी चाहिए। इस विभाग से इसका कोई मतलब नहीं है। सर वैसे विभाग के हिसाब से भी ये फ्लैट हुआ है जो ठगी हुआ है, ऐसे में क्या आपका विभाग इस पे लेकर के कोई एक्शन करेगा या नहीं? विभाग ये सूचना भेज देगा कि ऐसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामले अन्य विभागों में भी पता चले थे कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हिंदुस्तान में अक्सर फर्जिफिकेशन करते रहते हैं, लोगों से ठगी करते रहते हैं। हम लोग इसको संज्ञानित करेंगे और प्रचारित करेंगे कि ऐसा कोई मामला है नहीं हमारे पे। तो इसमें चूँकि ठगे ये गए हैं तो लीगली इनको ही कार्रवाई करानी पड़ेगी, हमारे ऐसे संज्ञान में कोई है नहीं। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।